पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र में सांख्य दर्शन के अंतर्गत हम आज जो है गुणों का निरूपण की चर्चा करेंगे। सांख्य दर्शन के जो कारिकाकार है ईश्वर कर्षण ने सांख्य कारिका में गुणों का निरूपण किया है। प्रकृति का विश्लेषण करने पर 3 प्रकार के गुण देखने को मिलते हैं। 3 प्रकार के जो गुण है वो सत्व गुण है, रजस और तमस। ये 3 प्रकार के गुण है जिनकी चर्चा सांख्य दर्शन के अंतर्गत की गई है। सत्व, रजस और तमस, ये 3 प्रकार के गुण जो है सांख्य दर्शन में देखने को मिलेंगे। सत्व से तात्पर्य शुद्ध का प्रतीक जो माना जाता है, रजस का तात्पर्य क्रियाशीलता, और तमस का तात्पर्य अज्ञान, मोह इत्यादि के रूप में देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार के गुण जो है प्रकृति का विश्लेषण जब करते हैं तो प्रकृति के विश्लेषण में हमें जो है सुख देखने को मिलता है, ज्ञान, सुख से तात्पर्य जिसमें ज्ञान पाया जाता है, जिसमें क्रियाशीलता देखने को मिलती है, जिसमें जो है अज्ञान, मोह, अंधकार, आलस्य, निद्रा का भाव देखने को मिलता है, वो तमस के रूप में जाना जाता है। तो 3 जो है प्रकृति का जब विश्लेषण करेंगे तो 3 प्रकार के गुण हमें दिखलाई पड़ते हैं। सामान्य रूप से प्रकृति किसे कहा जाता है? त्रिगुणा साम्यावस्था नाम प्रकृति। प्रकृति जो है तीनों गुणों से पृथक अपना कोई अस्तित्व नहीं रखती है। 3 गुणों के जो साम्यावस्था का नाम है उसे ही हम प्रकृति कहते हैं। त्रिगुणा साम्यावस्था नाम। प्रकृति का तात्पर्य क्या है कि तीनों गुणों की जो एक साम्यावस्था है उसको हम क्या कह रहे हैं? प्रकृति के नाम से जानते हैं कि प्रकृति हम किसको कहते हैं? जिसमें तीनों गुण जो है मिले हुए हैं। इसलिए प्रकृति को त्रिगुणमयी भी कहा जाता है कि जिसमें 3 गुण है वह प्रकृति कहलाती है। सत्व है, रजस है और तमस है। इन तीनों गुणों की जिसमें जो है तीनों गुण जो है दिखलाई पड़ते हैं वही प्रकृति का रूप होता है। तो प्रकृति जो है के अंतर्गत जो है 3 गुण जो है महत्वपूर्ण है और उन 3 गुणों से ही प्रकृति बनती है। इसलिए ये जो गुण है इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होकर ये द्रव्य के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रकृति में ही समाहित हमें दिखलाई पड़ते हैं कि 3 गुण जो है 3 ट्रेड्स ऑफ रोप की जो हम बात करते हैं कि एक रस्से का जो निर्माण किया जाता है वो 3 रेशों को मिलाकर किया जाता है। तो 3 रेशों को जब हम मिलाएंगे तभी जो एक रस्से का निर्माण होगा। तो इसी प्रकार से प्रकृति में जब ये तीनों गुण जो है एक साम्यावस्था की स्थिति में आएंगे जब भी प्रकृति का निर्माण होगा। प्रकृति इनसे पृथक नहीं है। तो 3 गुणों की एक साम्यावस्था जो है वो प्रकृति के रूप में देखने को मिलती है और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में जो है ये तीनों गुण भी हमें दिखलाई पड़ेंगे। स्वाभाविक है कि प्रकृति जो बन रही है वो इन तीनों गुणों के कारण बन रही है। तो तीनों गुणों के कारण यदि प्रकृति बनती है और प्रकृति से इस जड़ जगत की उत्पत्ति होती है तो जड़ जगत की प्रत्येक वस्तु में क्या होगा? इन तीनों गुणों को हमें देखने को मिलेंगे। तीनों गुण हमें जो है देखने को मिलेंगे। तो सामान्य रूप से कि गुण जो है क्या है, गुण का प्रयोजन क्या है, गुण का प्रकार क्या है, गुण का स्वरूप क्या है, इसके संदर्भ में हम जो है सांख्य दर्शन के अंतर्गत सांख्य कारिका जो है, सांख्य कारिका जो ईश्वर करत है उस कारिका के अंतर्गत इन तीनों गुणों के संदर्भ में देखेंगे कि गुण जो है एक द्रव्य के रूप में माना गया, गुण की जो है पृथक जो है अस्तित्व नहीं माना गया, प्रकृति में ही जो है समाहित रहते हैं, प्रकृति से ही वह जो वस्तुओं का निर्माण करेंगे उसमें जो है ये हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो गुण क्या है, गुण का प्रयोजन क्या है, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे कि गुण क्या है, गुण का प्रयोजन क्या है। तो गुण के प्रयोजन को लेकर जो है सांख्य दर्शन में 2 मत जो है प्रमुख रूप से प्रचलित है। एक मत ये कहता है कि गुण का मूल जो प्रयोजन है वो पुरुष के प्रयोजन के लिए जुड़ा हुआ है। गुण जो है पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए जुड़ा हुआ है कि गुण जो है पुरुष को अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रेरित करता है और प्रयोजन के लिए प्रेरित ही नहीं करता है वरन जो है वो क्या करता है, उसको प्रकृति के बंधन में बांध देता है।
जो पुरुष जो है स्वतंत्र माना जाता है, जो निरपेक्ष सत्ता मानी जाती है, जो अमर माना जाता है, उसको अज्ञान के कारण गुण जो है अपने में बांध कर प्रकृति के बंधन में बांध देता है, बंधन में डाल देता है। तो और जब वो बंधन में डाल देगा तो गुण जो है उसको क्या करेंगे, मोक्ष के लिए प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। तो गुण का मूल कार्य क्या है, पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति से जुड़ा हुआ है, और पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए वो पहले बंधन में डालते हैं, और बंधन में डालने के बाद में उसे मोक्ष के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं, पहली बात। दूसरा मत ये कह रहा है कि प्रकृति का जो निर्माण किया जा रहा है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गुणों के द्वारा ही किया जाता है। थ्री ट्रेड्स ऑफ रोप की जो बात की जा रही है कि थ्री ट्रेड्स ऑफ रोप की एक जो है, तीन जो है रेसों के द्वारा जो है एक रस्से का निर्माण होता है। उसी प्रकार से तीनों गुण जब आपस में मिल जाएंगे, एक साम्यवस्था में आ जाएंगे, तब जो है प्रकृति का निर्माण होगा। और प्रकृति जो है पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए कार्य करेगी, और पुरुष के प्रयोजन के लिए जो है कार्य करने के लिए क्या करेगी, पुरुष को पहले बंधन में बांधेगी, और बंधन में बांध कर क्या करेगी, विकास का कार्य, प्रकृति विकास का कार्य संपन्न करेगी, और उसके बाद में जो है उसको बंधन से मुक्त करने के लिए, मोक्ष के लिए प्रेरित करती है। तो दो प्रयोजन है कि प्रकृति का जो निर्माण है वो गुणों के द्वारा ही समझा जा सकता है, पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति जो है गुणों के द्वारा ही समझी जा सकती है। पुरुष के प्रयोजन की पूर्ति के लिए जो है गुण प्रेरित होते हैं, और प्रकृति का निर्माण करने के लिए भी जो है गुण प्रेरित होते हैं। तो यहाँ जो है गुण का जो मूल प्रयोजन प्रकृति के साथ में और पुरुष के प्रयोजन के साथ में जुड़ा हुआ है, मूल रूप से पुरुष के प्रयोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो है प्रकृति के द्वारा जो वस्तुओं का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा है, गुण के रूप में होता है, क्योंकि प्रकृति में ही जो गुण है इनके तीन प्रकार के जो विशेषताएं हमें देखने को मिलेगी। सत्व जो है प्रकाशक के रूप में हमें दिखाई देता है, रजस जो है क्रियाशीलता के रूप में हमें दिखाई देता है, तमस जो है प्रतिबंध के रूप में, अज्ञान के रूप में, अहंकार के रूप में हमें दिखाई देता है। तो ये जो है ज्ञान के रूप में, क्रियाशीलता के रूप में, या अज्ञान या बंधन में डालने के रूप में जो है पुरुष को प्रेरित करता है, और पुरुष को बंधन में डालने के बाद में उसे ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी प्रेरित करने का कार्य करता है। तो गुण के संदर्भ में देखा कि गुण का प्रयोजन क्या है। अब प्रश्न उठता है कि गुण का ज्ञान हमें कैसे होता है। तो गुण का ज्ञान, जो कि गुण क्या माने गए हैं, अत्यंत सूक्ष्म माने गए, और गुण जो है अत्यंत सूक्ष्म माने जाने के कारण गुण का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के द्वारा करना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष के द्वारा जो है गुणों का ज्ञान हमें नहीं हो सकता। तो प्रत्यक्ष के द्वारा जो गुणों का ज्ञान नहीं होता, तो फिर हमें जो है गुणों का ज्ञान किसके द्वारा होगा, गुणों का ज्ञान हमें किसके द्वारा होगा, अनुमान के द्वारा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति का जो ज्ञान है वो भी प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, प्रकृति का जो ज्ञान माना जाता है वो भी अनुमान के द्वारा माना जाता है। उसी प्रकार से जो गुण है वो भी अत्यंत सूक्ष्म माने गए, और सूक्ष्म माने जाने के कारण इनका जो भी ज्ञान होता है वो किसके द्वारा माना जाता है, अनुमान के द्वारा माना जाता है, कि उनका ज्ञान हमें अनुमान के द्वारा होता है। तो प्रकृति का जब हम विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि प्रकृति की प्रत्येक घटना में ये तीनों गुण हमें दिखलाई पड़ते हैं। चाहे कोई भी घटना जो घटित हो रही है उन सभी घटनाओं में जो है ये तीनों गुण जो है हमें दिखलाई पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम परीक्षा फल का उदाहरण लें। परीक्षा फल के संदर्भ में जो है तीनों गुणों की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रकृति का परिणाम है। तो प्रकृति का परिणाम के अंतर्गत क्या होगा, तीनों गुणों में दिखलाई देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि प्रकृति तीनों गुणों की साम्यवस्था का नाम है। तो प्रकृति के द्वारा जो भी वस्तुएं उत्पन्न होगी उन सब में जो है तीनों का गुणों का हमें प्रतिबिंब के रूप में दिखलाई हमें पड़ेंगे। वो तीनों गुण हमें जो है दिखलाई देते हैं। तो परीक्षा फल के संदर्भ में देखें कि परीक्षा फल जो है जड़ जगत का जो है एक कार्य है। तो परीक्षा फल के अंतर्गत तीनों गुण किस प्रकार से दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए परीक्षा फल को हम लिया है, तो परीक्षा फल तो एक ही है। जैसे हम बी ए पार्ट सेकेंड का लें, बी ए पार्ट सेकेंड का परीक्षा परिणाम जो आपके विश्वविद्यालय जैसे शेखावटी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी आप लोग हो, तो शेखावटी विश्वविद्यालय का परीक्षा परिणाम बी ए पार्ट
सेकंड का एक ही परीक्षा परिणाम, पूरे जो विश्वविद्यालय का एक ही परिणाम है। अब इस परिणाम में जो है तीनों गुण किस प्रकार से होंगे, देखिए जो विद्यार्थी इस परीक्षा फल में सफल हो जाते हैं, परीक्षा फल में सफल हो जाते हैं, तो उनके लिए ये परीक्षा फल जो है वो सुख का कारक है, सत्वगुण उत्पन्न करने वाला है। परीक्षा परिणाम तो एक ही है, जिसमें जो विद्यार्थी सफल हो गए उनके लिए क्या हो गया, ये सत्वगुण का कार्य कर रहा है, वो सुख उत्पन्न करने वाला है। जो विद्यार्थी जो है उसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए, परिणाम तो एक ही था, देखिए जो पास हो रहे हैं, जो उत्तीर्ण हो रहे हैं, उनके लिए तो ये सुख का कारक बन गया, सत्वगुण जो है उत्पन्न हो गया। जो परीक्षार्थी जो है इसमें अनुत्तीर्ण हो गए, उन परीक्षार्थियों के लिए यही परिणाम क्या हो गया, दुख का कारण बन गया, अर्थात रजस गुण का कार्य ये कर रहा है। एक उन विद्यार्थियों के लिए जो उनके अनुकूल परीक्षा परिणाम आया है, उत्साहवर्धक आया है, अच्छा परिणाम आया है, उनके लिए वो सुख का कारण है। जो उसमें अनुत्तीर्ण हो गए हैं उनके लिए वही परिणाम जो है दुख का कारण है। और जिससे परीक्षा फल का कोई संबंध नहीं है, जैसे एक चाय की दुकान पर बैठा हुआ चाय वाला जो है, उसके लिए इस परीक्षा परिणाम से कोई संबंध नहीं है, कोई उसका जो है संबंध नहीं है, तो वो क्या है, उसके लिए वो जो है उदासीन बना हुआ है। उसके लिए न तो यह परीक्षा परिणाम सुख उत्पन्न कर रहा है, न ही यह परीक्षा परिणाम दुख उत्पन्न कर रहा है, तो यह उदासीनता का भाव उसमें उत्पन्न करता है। तो परीक्षा परिणाम जो है, परीक्षा फल जो है वो तो एक ही है, लेकिन इसमें तीनों गुण हमें दिखलाई पड़ते हैं। ये सत्व गुण भी है, क्योंकि इससे जो है परीक्षार्थियों को क्या होगा, सुख मिलेगा। यही परीक्षा परिणाम जो है, जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी उनके लिए दुख का कारक है, क्योंकि उनमें निराशा का भाव है, उनमें असफलता मिली है, तो वो दुख उत्पन्न करने वाला होगा। और जिसका इसके साथ में कोई संबंध नहीं है, जैसे हम चाय वाले की बात कर रहे थे, जिसका परीक्षा परिणाम से कोई संबंध नहीं है, वो जो है उदासीनता का भाव उत्पन्न करता है। तो परिणाम तो एक ही है, लेकिन इसमें तीनों गुण जो है उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से जो है हम दूसरा उदाहरण लें कि एक सुंदर नारी का उदाहरण लें। एक सुंदर जो नारी है उसमें भी तीनों गुण हमें दिखलाई पड़ते हैं कि अपने पति के लिए जो है वो सुख कारक है। यदि उसके जो है उसके पति के दूसरी पत्नी है, तो वही स्त्री जो है उस पत्नी के लिए दुख कारक है। अपने पति के लिए तो सुख कारक हुई, और अपने यदि सौतन है या उसकी दूसरी पत्नी और है, उसके पति के जो दूसरी पत्नी है, तो वही जो है दूसरी पत्नी के लिए क्या हो गई, दुख का कारण बन गई। और जो बहुत सारे लोग जो है कामुक व्यक्ति है, जो उसको देखकर प्रसन्न होने वाले हैं, उनके लिए उदासीनता का भाव उत्पन्न करने वाला है। तो ये जो स्थिति है कि प्रत्येक वस्तु में हमें जो है तीनों गुण हमें देखने को मिलेंगे। कि संगीत का उदाहरण लेते हैं कि संगीत को देखिए, संगीत जो है जड़ जगत का, प्रकृति का परिणाम का रूप देखने को मिल रहा है। तो संगीत में भी तीनों गुण हमें देखने को मिलेंगे कि संगीत में जो रुचि लेने वाले लोग हैं, संगीत रसिक जो है, उनके लिए संगीत क्या है, सत्वगुण उत्पन्न कर रहा है, सुख का कारक है। जो संगीत के कारण जो है दुखी हो जाते हैं, जैसे हम देखते हैं कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, बीमारी के कारण जो है, बुढ़ापे के कारण जो है, चिड़चिड़ापन होने के कारण उन्हें संगीत में रुचि नहीं है, तो वही संगीत उनके लिए क्या हो गया, दुख का कारण हो गया। एक व्यक्ति जो संगीत का रसिक है, उसके लिए तो क्या हो गया, सुख का कारक हो गया। और जो संगीत में रुचि नहीं ले रहा है, संगीत के कारण जिसको पीड़ा हो रही है, बुढ़ापे के कारण हो रही है, बीमारी के कारण हो रही है, तो वही संगीत उसके लिए क्या कर रहा है, राजसिक गुण उत्पन्न कर रहा है, दुख का कारण उत्पन्न कर रहा है। और जिसका संगीत से कोई संबंध नहीं है, जैसे कोई पशु के संदर्भ में चर्चा करें, तो वो संगीत न तो उसके लिए सुख उत्पन्न करेगा, न ही दुख उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसा जो है प्राय हमें देखने को मिल रहा है कि वो जो तामसिक गुण को उत्पन्न करता है। बादल के संदर्भ में देखें, बादल जो है, जो गर्मी से संतप्त है, जो गर्मी से परेशान है, उन लोगों के लिए जब बादल से वर्षा होगी तो वो सुख का कारण बन जाएगा। वर्षा जो है अधिक हो गई तो वह वर्षा क्या बन जाएगी, दुख का कारण बन जाएगी। और जो बहुत सारे लोग जो है अंडरग्राउंड्स में रहते हैं, एसी में रहते हैं, जो बाहर ही नहीं निकलते, उनके लिए जो है वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वर्षा जैसे ही होती है तो किसान क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
शहरों में जो है सड़कों पर पानी भरने लग जाएगा तो वही व्यक्ति जो है क्या दुखी हो जाएगा, और जिनका इससे कोई संबंध ही नहीं होगा तो वो जो है उदासीनता का भाव रखेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत भी जो है तीनों गुण उत्पन्न होंगे, सुख भी होगा, दुख भी होगा और उदासीनता का भाव भी हमें देखने को मिलता है। एक सैनिक का उदाहरण है कि एक सैनिक जो अपने देश के लिए लड़ता है और वह विजय दिलाता है तो वो सैनिक जो है सुख का कारक है। यदि वही सैनिक जो है पराजय की ओर जाता है या हम यूँ कहें कि रण को छोड़कर भाग जाता है तो वही सैनिक हमारी जो है दुख का कारण बन जाता है। और यदि हमारा जो है उसमें कोई जो है भाव नहीं देखने को मिलेगा, उदासीनता की स्थिति हमें देखने को मिलेगी कि सैनिक न तो जो है अपना शौर्य का प्रदर्शन कर रहा है, नहीं रण छोड़कर भाग रहा है, तो वो उदासीनता की स्थिति होगी। तो प्रत्येक वस्तु जो है, जो भी जड़ जगत के द्वारा जो वस्तुएं हैं, प्रकृति का जो परिणाम है, उन सब में ये तीनों गुण जो हमें दिखलाई पड़ते हैं। तो प्रकृति के में तीनों गुण हैं और प्रकृति के कार्यों में भी हमें तीनों गुण हमें देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है गुणों के स्वरूप के बारे में, गुण का ज्ञान कैसे होता है उसके बारे में, गुणों का स्वरूप क्या है, गुण का ज्ञान कैसे होता है, गुण का निरूपण किस प्रकार किया जाता है, उसके बारे में जो है सांख्य कारिका के बारे में बताया गया। अगले वीडियो के अंतर्गत जो है तीनों गुणों का स्वरूप क्या है, तीन गुणों का जो स्वरूप क्या है उनके बारे में चर्चा हम करेंगे। तो आप जो है वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तब तक आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है, कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि आप लोग वीडियो देखते भी है या नहीं देखते हैं। तो आपकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि वो उनका लाभ उठा सके, वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आप लोग जो है इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही कोविड-19 की जो महामारी है उससे भी बचने के लिए सावधानी बरतें, सतर्क रहे, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ में जो है समाज में बढ़ रहा है। आप अपनी सुरक्षा पहले करें, वो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद में जो है ये सारी चीज़ें आप उसका लाभ उठाएं। क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज आप लोग लें और वीडियो को देखें और उसका लाभ आप लोग उठाएं। धन्यवाद।